Welcome to all for this new class. आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है फ्रेशनल बायोप्रिज्म स्टार्ट किया था, which is an example of टू बीम इंटरफेरोमेट्री, और ये कुछ वैसा ही है इसका कॉन्सेप्ट जैसा कि आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है जब आपने 11th में पहली बार लाइट में इंटरफेरेंस को पढ़ा था। और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने यहाँ भी किया था। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बात की थी, और इससे बनने वाले इंटरफेरेंस फ्रिंजेस और उनकी इंटेंसिटी में कैसे वेरिएशन होता है, और किस तरह से उनकी जो उसके फ्रिंजेस हैं, जो उनके बैंड्स हैं डार्क और ब्राइट, वो किस तरीके से कांस्टेंट होते हैं। अब इस बात को देखिए आगे भी रिपीट होगा फ्रेशनल बायोप्रिज्म के बारे में। फ्रेशनल बायोप्रिज्म के बारे में बेसिक आइडिया आपको हो ही चुका है कि एक ऐसा ऑप्टिकल अरेंजमेंट है जिसमें कि ग्लास के बने हुए दो प्रिज्म आप बैक टू बैक एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। इनिशियली जब फ्रेशनल ने बायोप्रिज्म बनाया था तो ऐसे ही बनाया था, दो प्रिज्म जो राइट एंगल ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन के दो बायोप्रिज्म को आपस में जोड़ दिया था। आज जो बायोप्रिज्म बनाया जाता है उसका तरीका थोड़ा अलग है। वो एक सिंगल ग्लास प्लेट लेते हैं, उसके दो सरफेसेस को इस तरीके से ग्राइंड करते हैं कि थोड़ा सा वो एक स्लांट सा सरफेस हो जाए, और जो उसका एंगल हो वो सिर्फ हाफ डिग्री जैसा हो, और जो इसका वर्टेक्स एंगल हो वो 179 डिग्री हो। तो वर्टेक्स 179 डिग्री है और ये जो दोनों हैं ये हाफ डिग्री के बराबर है। तो अब ये सिंगल प्लेट से बनता है। तो एसेंशियली अब ये दो प्रिज्म जोड़ के नहीं बन रहा है, एक एक ग्लास प्लेट को ग्राइंड करके फिर पॉलिश करके इस तरीके से बना दिया जाता है। इसके जो दो तल हैं वो अपने बेस से हाफ डिग्री पर रहते हैं और वर्टेक्स उसका 179 डिग्री पे होता है। लेकिन कन्वेंशनली चूंकि पहली बार दो प्रिज्म जोड़ के बनाया गया था, इसलिए इसे आज भी बाइप्रिज्म कहते हैं। ये जो थर्ड फिगर इसके अंदर आपको दिख रही होगी, ये आपको बता रही है कि बाइप्रिज्म थ्री डायमेंशनली एक्चुअली अगर आप हाथ में लेके देखेंगे तो कैसा नजर आएगा। और ये जो पहले और दूसरी फिगर है ये बाइप्रिज्म का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो आई होप कितना वो अंतर आप करना सीख गए होंगे। आमतौर पे क्या करते हैं कि जब बाइप्रिज्म बन जाता है ग्राइंड करने के बाद, पॉलिश करने के बाद उसके एजेस को कट कर देते हैं, क्योंकि एजेस बहुत शार्प हो जाती है। हाफ डिग्री बहुत ही कम एंगल है, तो वो कुछ इस तरीके से जो चौथी फिगर दिख रही है वैसा नजर आता है। ये इतना तक तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आज का जो डिस्कशन होगा वो इसके आगे होगा कि इस तरीके से दो प्रिज्म राइट एंगल ट्रायंगल के दो प्रिज्म लेकर जिसका इतना एक्यूट एंगल हो, ऐसा अरेंजमेंट की आवश्यकता क्या है। एक्चुअली फ्रेशनल बायोप्रिज्म का जो एसेंशियल आइडिया है, जो इसको बनाने के पीछे जो आइडिया है वो ये है कि जो बीम इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, उन दो बीम्स को, जो एक रियल बीम इंसिडेंट हो रही है, उन दो बीम्स को दो सिंगल बीम को अपनी अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों से रिफ्रैक्ट कराकर दो कोहेरेंट बीम्स प्रोड्यूस कर सके बाय यूजिंग द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक सिंगल बीम दो कोहेरेंट बीम में कन्वर्ट हो जाती है बाय यूजिंग द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, और ऐसा इस वजह से होता है कि इसके दो सरफेस हैं जो एक दूसरे से एक स्मॉल एंगल पर झुके हुए हैं। इसलिए बाइप्रिज्म इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो नाम है बाइप्रिज्म, ऑल्दो शुरुआत में ये नाम तो दो प्रिज्म की वजह से पड़ा था, लेकिन अभी भी ये नाम बाइप्रिज्म इसलिए ठीक है, प्रासंगिक है, क्योंकि हम एक रियल बीम को दो रिफ्रैक्टिंग बीम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है काफ़ी कुछ स्लाइड्स में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको अपनी जो फिगर है, इलस्ट्रेशन है, उनकी मदद से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस फिगर पे थोड़ा हम समय देंगे, थोड़ा रुकेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर इस पूरे आर्टिकल का। ठीक है, और जहाँ भी आप नोट्स में फ्रेशनल बायोप्रिज्म पढ़ रहे होंगे वहाँ पर आपको ये फिगर बनानी चाहिए। ओके, आप देख रहे होंगे कि ब्लू कलर का एक इसमें बायोप्रिज्म दिखाया गया हुआ है, ऑल्दो ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल होता है, यहाँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए ब्लू कलर दिखाया गया हुआ है, और एक पॉइंट सोर्स एस के नाम के दिखाया गया हुआ है। पॉइंट सोर्स तो ऐसा कुछ होता नहीं, आप जानते हैं कि आपका एक कोई लैंप होगा, लैंप के आगे आपने कोई एक स्लिट लगाई होगी, उसमें एक छोटा सा होल किया होगा, तो अगर आपने छोटा सा होल किया होगा तो वो पॉइंट सोर्स के तरीके से काम करेगा। और अगर उस पर आपने एक वर्टिकल स्लिट बनाई होगी तो वो एक सिंगल स्लिट के तरीके से काम करेगी। तो आप वर्टिकल स्लिट भी बना सकते हैं या पॉइंट सोर्स बना सकते हैं। आपको याद होगा हमने बताया था
कि ये जो तरीका है, इस तरीके से में जो सोर्सेस इस्तेमाल होते हैं, ये कौन सा तरीका है? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में आप पॉइंट सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लाइन सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह के स्लिट्स बनाए जा सकते हैं। तो दोनों तरह के स्लिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये एस। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो उसका क्रॉस सेक्शन है, अगर ये स्लिट है तो उसका भी एक क्रॉस सेक्शन। तो इस सोर्स से, अब इसके पीछे लैंप होगा हम जानते ही हैं, लेकिन फिलहाल स्लिट के बाद की सारी कहानी हम आपको बताएंगे। तो ये जो सोर्स है एस, इससे बीम चारों तरफ निकल रही होंगी, वेव फ्रंट चारों तरफ की ओर निकल रहा होगा। मैं चारों तरफ का मतलब कि पीछे तो नहीं है, हम आगे वाले जो बाइप्रिंज की तरफ जा रहे हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। आमतौर पे किसी पॉइंट सोर्स या लाइन सोर्स से तो बीम का जो वेव फ्रंट होता है वो चारों तरफ ही निकलता है, सर्कल वेव फ्रंट होता है। और अगर स्लिट है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। ओके, तो आप जानते हैं कि जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, रे डायग्राम ड्रा करते हैं, तो बताया जाता है कि कम से कम आपको 2 रे बनानी चाहिए ताकि आप ये बता सकें कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी। इसलिए आप देख रहे होंगे कि आउट ऑफ नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेज, हमने 2 रेज ऊपर दिखाई हैं और 2 रेज नीचे दिखाई हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि 2 ही रेज होती हैं, रेज तो इनफाइनाइट नंबर की होती हैं, पर अपने इमेज को समझने के लिए कहाँ इमेज बनेगी, हम सिर्फ 2 रेज से काम चला सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2 रेज। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले ये जो बाइप्रिज्म है, इसके अपर सरफेस की बात करते हैं। ये जो अपर ट्राइंगल है, ऊपर का जो राइट एंगल ट्राइंगल जैसा सेक्शन है, इसका आप ये जानते हैं कि ये बेस है। ये जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन जैसा दिख रहा है, ये बेस है। बेस को आमतौर पे स्क्रीन की तरफ रखते हैं। यहाँ जरूर एक सवाल आएगा कि अगर ना स्क्रीन की तरफ रखें, उल्टा रखें सोर्स की तरफ। देखिए 2 साइड है, एक तरफ सोर्स है और एक तरफ स्क्रीन है, तो क्यों ना हम बेस को सोर्स की तरफ रख दें, क्योंकि इस तरह के बाइप्रिज्म में इसका जो बेस है वो भी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। तो जवाब ये है कि हाँ, दोनों तरफ रख सकते हैं। चाहे तो आप सोर्स की तरफ रख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीन की तरफ रख सकते हैं, दोनों तरफ रख सकते हैं। तो अगर आप बुक्स देखने जाएंगे तो किसी बुक्स में आपको बेस जो है स्क्रीन की तरफ दिखेगा, किसी बुक में आपको सोर्स की तरफ दिखेगा। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आप किसी भी तरफ बनाएं, वो उसका जो फिनोमेना है रिफ्रैक्शन का, वो बिल्कुल काम करेगा और इंटरफेरेंस का जो फ्रिंजेस है वो प्रोड्यूस करेगा। तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल जो हमने आपको फिगर दिखा रहा है, इसमें हम बेस को स्क्रीन की तरफ, एक्स वाई इज स्क्रीन और एक्स वाई की तरफ रखा हुआ है। तो जो इसका जो वर्टेक्स है, ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है, वो किसके सामने? बिल्कुल सोर्स के ठीक सामने आपको नजर आ रहा होगा। अब आप देखिए, ये 2 रेड कलर के रेज जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बाइप्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, अपर पार्ट की तरफ। अगर अपर पार्ट की तरफ अगर इंसिडेंट हो रहे होंगे तो ऑब्वियसली जब ग्लास के अंदर इंटर करते होंगे तो इनका पाथ थोड़ा डेविएट होता होगा। ठीक है, तो हमने दोनों का डेविएशन दिखाया है। एक का डेविएशन दिखाया को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल चला गया और दूसरा जो है थोड़ा सा और झुक गया। तो इन दोनों रे के बीच में जो बीम है, दोनों रे है, इनके बीच में जितने भी और रेज हैं जिसके अंदर नजर नहीं आ रही हैं, भाई रेज से मिलकर तो बीम बनती है। तो ये सारे जो रेज हैं ये अपर सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर फाइनली बेस से ट्रांसमिट होकर स्क्रीन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो दायरा है, ऊपर वाली रेड लाइन और नीचे वाली रेड लाइन, इसके बीच में एक बीम जो है वो आ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें ये है कि क्या बीम इतनी ही चौड़ी होती है? नहीं, लाइट की रेज जो है अपर सरफेस के अपर टिप से लेकर ये वर्टेक्स तक हर जगह रेज पड़ रही है और वो रेज अंदर जाकर रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर निकल रही है। तो बीम तो पूरे सरफेस से आ रही होगी। यहां आपको समझाने के लिए 2 रेज और लिमिटेड रीजन ऑफ द बीम दिखाई जा रही है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं बस इतनी बीम होती है, इसके ऊपर नहीं होती, इसके नीचे नहीं होती। ऐसा नहीं है, ऊपर भी है, यहाँ इसको शो नहीं किया गया। तो हम फिगर को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते। अच्छा, अब ऐसे ही जरा नीचे वाले हिस्से में इंसिडेंट होने वाली 2 ग्रीन रेज पे ध्यान दीजिए। ये 2 ग्रीन रेज भी लोअर सरफेस ऑफ बाइप्रिज्म से रिफ्रैक्ट होकर, रिफ्रैक्ट का मतलब जानते हैं, जब रेयर से डेंसर मीडियम जाएगा तो थोड़ा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, इस वजह से इसका पाथ डेविएट हो रहा है। और पाथ डेविएट होने के बाद ये ग्रीन रे भी जो है, ये देखिए, ये इस ग्रीन रे के रीजन के बीच में बीम है। एक ये अपर ग्रीन रे है और एक ये लोअर ग्रीन रे है, उसके बीच में बीम जा रही है। तो यहाँ भी वही बात है
कि हमने दिखाया दो रेज है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज विच आर इंसिडेंट ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द बाइप्री, और वो सब के सब रिफ्लेक्ट होकर जा रहे होंगे और जो निकल रहे होंगे वो बीम बना रहे होंगे। सो ये किस तरह की बीम है? पैरेलल, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? तो डाइवर्जिंग बीम है, अपर सरफेस से भी डाइवर्जिंग बीम और लोअर सरफेस से भी डाइवर्जिंग बीम। लेकिन एक बात आप ध्यान रखे होंगे, ऊपर की सरफेस से डाइवर्ज होकर आने वाली बीम, जिसको हम रेड कलर से शो कर रहे हैं, रेड रेज से शो कर रहे हैं, वो नीचे की ओर झुकने की कोशिश करती है, ठीक। और लोअर सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर जाती हुई बीम, पैपरिम से निकलने वाली बीम, ये भी डाइवर्जिंग है। ये डाइवर्जिंग बीम ऊपर की ओर टिल्ट होती है, यानी एक नीचे की ओर टिल्ट हो रही है, ऊपर वाली बीम नीचे टिल्ट हो रही है और नीचे वाली बीम ऊपर की ओर टिल्ट हो रही है। तो क्या करेंगे आप सोचिए कि एक लाइट बीम है, आप हाथ में रखिए, ऊपर रखिए, एक नीचे रखिए, ऊपर वाले हाथ को थोड़ा नीचे झुका दीजिए और नीचे वाले हाथ को थोड़ा ऊपर झुका दीजिए। आपके हाथ में दो टॉर्च है, तो क्या होगा, वो दोनों टॉर्च बीम एक दूसरे को फिर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और जो इंटरसेक्टिंग रीजन होगा, जिसको यहाँ येलो कलर से दिखाया गया हुआ, भर दिया गया इसको येलो कलर से, जो इंटरसेक्टिंग रीजन होगा, उस इंटरसेक्टिंग रीजन में दो कोहेरेंट बीम्स एक दूसरे को इंटरफियर करने की वजह से इंटरफेरेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस कर सकती हैं। अभी मैं क्या कह रहा हूं, कर सकती है। जरा देखें क्या उन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं जो कि इंटरफेरेंस के लिए आवश्यक है, जो इसेंशियल कंडीशंस है ना। गुड कंट्रास्ट और गुड ऑब्जर्वेशन, वो तो आप थोड़ी देर बाद भी देख लीजिएगा, जो सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है। तो आप देखिए आपने क्या किया, एक ही सोर्स से दो कोहेरेंट वर्चुअल सोर्सेस बनाए, जो रेड वाली दिखा रहे हैं, जो ग्रीन वाली दिखा रहे हैं, ये दोनों ही ओरिजिनेट एक ओरिजिनल सोर्स एस से हो रही है। लेकिन अगर ऊपर वाली दो रेस को बैकवर्ड ट्रेस करें, पीछे की ओर ट्रेस करें, तो वो एक S1 पॉइंट पर से ओरिजिनेट होती हुई प्रतीत होंगी। दे विल अपीयर लाइक ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉइंट सोर्स S1। ऐसा ही दोनों ग्रीन रे को अगर बैकवर्ड पीछे की ओर ट्रेस करें तो ट्रेस करेंगे तो देखेंगे कि एक पॉइंट पे आकर वो कन्वर्ज हो रही हैं, और दैट पॉइंट एक्ट लाइक ए वर्चुअल सोर्स S2। सो नाउ you have produced two virtual sources S1 and S2 from one original real source S. As S1 and S2 both are produced due to original source S, therefore both S1 and S2 will be coherent sources. उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा आइदर जीरो या कांस्टेंट होगा, क्योंकि दोनों एक ही सोर्स से पैदा हुए हैं। और एक बात और, क्योंकि इनका जो एंगल है वो बहुत कम है, हाफ डिग्री है, इसलिए S1 S से या S2 S से बिल्कुल करीब, बहुत करीब, माइक्रोमीटर के ऑर्डर का इतना करीब होगा। तो आपकी कंडीशन है ना कि दोनों सोर्सेज के बीच में सेपरेशन कम होना चाहिए, तो इन दोनों सोर्सेज के बीच में सेपरेशन करना, और सोर्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, ए के कंपैरिजन में डी। ए क्या है, S1 S2 के बीच की दूरी, दोनों वर्चुअल सोर्सेज के बीच का सेपरेशन। और डी क्या है, सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी। सो डी इज क्वाइट लार्ज देन ए। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, दोनों एक ही कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जो रियल सोर्स है एस, वो क्या है, वो है मोनोक्रोमेटिक। ठीक, मोनोक्रोमेटिक हो गया, फेज लॉक्ड हो गया, यानी कि कोहेरेंट हो गए। ए बहुत स्मॉल, डी क्वाइट लार्ज, तो कंडीशन सब की सब फुलफिल हो रही है। तो अगर ये दोनों कोहेरेंट बीम, रेड वाली ग्रीन वाली, जब इंटरफियर करेंगे तो इनकी वजह से इंटरफेरेंस होगा और आपको इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर प्राप्त होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल हुई। आई होप समझ में आया होगा कि इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल हुई कि नहीं हुई। इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न होता है ब्राइट और डार्क बैंड्स। बैंड्स क्यों बन रहे हैं, बैंड्स इसलिए बन रहे हैं कि सोर्स हमारा स्लिट है, इसलिए बैंड्स दिखाया गया है। अगर सोर्स हमारा पॉइंट सोर्स होता, एक छोटा सा होल होता, तो हमें डॉट्स मिलते। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ बैंड दिखाया गया है, इसका मतलब ये वर्टिकल स्लिट है। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमको वहां पर ब्राइट और डार्क बैंड्स मिल रहे हैं। और भी चीजें जरा नोटिस कीजिए, और क्या क्या दिख रहा है।
सेंटर लाइन पर जो आपका जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जो और सोर्स ओरिजिनल सोर्स एस से जाती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हमने ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ है, स्क्रीन पर जहां स्ट्राइक करती है यहाँ पर, है ना, उस जगह पर क्या बन रहा है, उस जगह पर जिसको हम तो जीरो ऑर्डर कहते हैं, उस जगह पे ब्राइट बन रहा है। ब्राइट के दोनों तरफ डार्क, डार्क के दोनों तरफ ब्राइट, फिर ब्राइट के दोनों तरफ डार्क। तो सक्सेसिवली आपको ब्राइट डार्क फ्रिंज पैटर्न मिलेगा और इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न से बिल्कुल अलग होता है, डिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। अब नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ब्राइट यूनिफॉर्मली ब्राइट होता है, यानी जितनी इसकी चौड़ाई दिखा रहे हैं उसमें पूरी चौड़ाई के दौरान उसकी इंटेंसिटी सेम रहती है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या डार्क यूनिफॉर्मली डार्क रहता है, यानी जितनी चौड़ी आप डार्क फ्रिंज दिखा रहे हैं उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक डार्कनेस का लेवल सेम रहता है? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बैंड्स हैं, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट, पहले ब्राइट की बात करते हैं। ब्राइट इज ब्राइटेस्ट एट द सेंटर, और उसके दोनों तरफ अगर आप जाएं, सेंटर से दोनों तरफ जाएं तो उसकी ब्राइटनेस घटने लगती है, ठीक। और अगर आप यहाँ पे इंटेंसिटी कर्व को देखें, इन इंटरफेरेंस पैटर्न के साथ ही एक इंटेंसिटी कर्व दिखाया गया हुआ है जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दिखा रहा है और वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी दिखा रहा है, आई मैक्स, ठीक है। तो आप देखिए कि हम सेंटर से जैसे जैसे अवे जा रहे हैं, ऊपर या नीचे, सो इंटेंसिटी हमारी ड्रॉप कर रही है, और इंटेंसिटी जीरो कब हो जाती है? एट द सेंटर ऑफ द डार्क बैंड, है ना। तो एट द सेंटर ऑफ द डार्क बैंड द इंटेंसिटी इज जीरो। पर सेंटर से जरा भी दाएं या बाएं जाएंगे तो फीबल, बहुत कमजोर सी सही, पर थोड़ी सी ब्राइटनेस डार्कनेस के अंदर घुलती जाएगी, और हाफ क्रॉस कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्राइटनेस की मात्रा बढ़ जाएगी और डार्कनेस की घटने लगेगी, और ब्राइटनेस मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा? एट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। सो ये एक इंटेंसिटी पैटर्न है। ये इंटेंसिटी पैटर्न किस तरीके से मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, आपको याद होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताने के समय हमने इंटेंसिटी के कुछ इक्वेशंस आपको बताए थे, आई इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, ठीक है। ये उसी फॉर्मूले से ड्रॉ किया गया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेस्नेल बाइप्रिम। एक चीज आप और नोटिस करिए, इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस किया है, इसलिए इसके आगे का जो डिस्कशन होगा वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया गया था, ठीक है। आपके अगर कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, ये सब चीजें तो हमने डिस्कस कर दी है अभी फ्रेस्नेल बाइप्रिम, जो हमने फ्रिंजेस के बारे में बात की थी, लेकिन अब हम इसकी जरा स्टडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कि अगर आप ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की थिकनेस निकालना चाहें तो आप कैसे निकालते हैं? तो मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं कि आपने 11th में क्या पढ़ा है। मैं डेरिवेशन के पार्ट में नहीं जाऊंगा, डेरिवेशन आपको स्वयं करना पड़ेगा, आप बुक से ले सकते हैं, 11th की बुक्स में भी है। आपने ग्रेजुएशन के लिए जो किताब आपको सजेस्ट की गई उनमें सभी में डेरिवेशन पार्ट है। डेरिवेशन होता कैसे उसकी बात करते हैं, ठीक है। जो अभी आपको लास्ट फिगर दिखाई थी, अब वो यहाँ पर हमने बाइप्रिंज वगैरह सब हटा दिया है। ये मान के चल रहा है कि स्क्रीन के ऊपर हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं। आप देख रहे होंगे हमने थोड़ा सा डार्क और लाइट कलर के हमने फ्रिंजेस बना रखे हैं, जिससे कि आपको समझे कि हाँ ये वाले ब्राइट फ्रिंजेस और ये वाले डार्क फ्रिंजेस। और इस तरफ जो है हमने सोर्स सोर्स सब हटा दिया है, केवल इसकी पोजीशन लिख दिया है S1 एंड S2, और ये दिस इज S, ठीक। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो S से लेकर O तक जा रही है, ठीक है। S1 के सामने भी एक पॉइंट है, इसको हम A कह रहे हैं। S2 के सामने भी स्क्रीन पर एक पॉइंट है, इसे हम B कह रहे हैं। इस सोर्स से स्क्रीन की जो दूरी है वो D है, और दोनों सोर्सेस के बीच की दूरी अगर A है, ठीक। तो आप जानते हैं कि S1 से O की दूरी और S2 से O की दूरी इक्वल होगी, जैसा कि यहाँ लिखा है S2O इक्वल टू S1O, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जिसे हम कहेंगे पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0। तो पाथ डिफरेंस जब 0 होता है तो आपको याद कीजिए इंटरफेरेंस की कंडीशन बताई गई है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा कंस्ट्रक्टिव, हाफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर किसकी कंडीशन फुलफिल होगी? इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, m इज इक्वल टू 0, 0 इंटू लैम्डा इज 0, और यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 आया है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन फुलफिल होगी। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक सामने हमें ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी, जैसा कि अभी हमने लास्ट फिगर में देखा था, ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। सो दिस इज द कॉज क्योंकि हमें सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज नजर आती है।
ठीक, अब आगे बढ़े। कोई थोड़ी सी और मतलब जो सेंटर वाला जो ओ पर आपका ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है उससे कुछ ऊपर एक पॉइंट ले लें जिसे कहते हैं P, और मान लीजिए कि यहां पर भी ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। ठीक है, तो फिलहाल हम सारा डिस्कशन ब्राइट फ्रिंज के लिए करेंगे, और इस फ्रिंज का नंबर, ओ पर जो फ्रिंज का नंबर तो 0 है, और जो P पर फ्रिंज है उसका नंबर मान लीजिए हम कह देते हैं M, mth फ्रिंज वहां पर बन रही है, mth फ्रिंज। अब M जो है यहां से आप काउंट करेंगे, फिगर देगा तो कहेंगे सर तो सेकंड है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, तो ठीक है M इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर ये 7वीं होती तो M इक्वल टू 7 हो जाता, 10वीं होती तो M इक्वल टू 10 हो जाता, एंड सो ऑन। ठीक है, अब जरा S1 से P की दूरी देखिए और S2 से P की दूरी क्या इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, देयर इज अ पार्ट डिफरेंस। तो जो S2P माइनस S1P है वो क्या है? M लैम्डा। ठीक, ये तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन हो गई। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लें तो क्या होगा? S2P माइनस S1P इक्वल टू AXM अपॉन D। ये कैसे आया? ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। AXM अपॉन D कैसा आया? पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करिए और यहाँ अप्लाई करके देखिए कि ये जो लिखा हुआ है सेकंड लाइन S2P माइनस S1P इक्वल टू AXM बाई D, क्या ये आता है? A क्या आपको पता है, D क्या है आपको फिगर में दिख ही रहा है, और XM भी आपको मैंने बता दिया। O से उस पॉइंट की दूरी जिस पॉइंट पर आपको ब्राइट फ्रिंज, mth ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। ठीक है, AXM अपॉन D। तो ये पोर्शन आपको डिराइव करना है सेकंड वाली क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ क्लियर, हम इसको यूज करेंगे। ओके, अब एक और उसी के ठीक बाद जो आपने mth फ्रिंज ली थी इसके ठीक बाद एक और ब्राइट फ्रिंज ले ली, और जिस पॉइंट पे वो मिली फ्रिंज उसको कहा Q, और फ्रिंज का नंबर हो गया M+1। ठीक बात है, M पहली वाली थी, M+1। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ब्राइट फ्रिंज है तो S2Q माइनस S1Q इक्वल टू M+1 लैम्डा। ठीक है, M लैम्डा था पिछली बार, अब की M+1, क्योंकि इसके बाद यानी पहले पिछली बार हमने 7वीं ली थी तो इस बार समझ लीजिए 8वीं है, 8वीं है ना, M+1 लैम्डा। और दूसरी लाइन देखिए S2Q माइनस S1Q इक्वल टू AXM+1 अब बाई D। ये तो बिल्कुल वैसे ही डिराइव हो जाएगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा गया कि S2P माइनस S1P इक्वल टू AXM बाई D। तो सिमिलरली ये भी डिराइव हो सकता है। सो अब हमारे पास ये 4 इक्वेशंस हो गए। ठीक है, पहले 2 पेयर, 2 का एक पेयर और एक ये दूसरा। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, सो आपके पास आ जाएगा एक एक्सप्रेशन लैम्डा इक्वल टू A बाई D XM+1 माइनस XM। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिराइव 11th में किया था, वैसा ही बाइप्रिज्म में आप यहाँ पर समझिए। ठीक है, अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो आप नोट्स भी देख सकते हैं, नोट्स में पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है और बुक्स में भी दिया हुआ है। अब ये जो XM+1 माइनस XM है ये क्या है? इसको हम एक नाम देंगे, इसको कहेंगे फ्रिंज विड्थ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन है। यानी मान लीजिए कि mth है और एक है M+1, तो अगल बगल के 2 हो गए, तो 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी है। तो जरा ये बहुत क्लियर कर लीजिए, मैं फिगर में दोबारा आपको इस बात को दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्राइट फ्रिंज है, सेंटर वाली ले लेते हैं चलिए, ये जो ब्राइट फ्रिंज का सेंटर है और इसके ठीक बगल में जो ब्राइट फ्रिंज का सेंटर है, तो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि नहीं इसका जो राइट साइड वाला है और इसका जो लेफ्ट साइड वाला उनके बीच का सेपरेशन, नहीं, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन। तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि आधा ब्राइट इसका और आधा ब्राइट इसका और पूरा डार्क, इतना मिलकर कुल फ्रिंज विड्थ होती है। कई बार आपको ये ट्रिकी क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है और आपको उलझाया जाता है कि जरा बताइए एग्जैक्टली कि क्या फ्रिंज विड्थ एक डार्क फ्रिंज के बराबर होती है या एक ब्राइट फ्रिंज के बराबर होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, सम ऑफ दिस टू, डार्क और ब्राइट के बराबर के सम के बराबर होती है। ठीक है, ओके, अब आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं जहां पर हम आया था। तो इन दोनों फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम बोल रहे हैं XM+1 माइनस XM, और इसको अब एक डिनोट कर देते हैं y से, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये जो डिफरेंस है इसको y, और इस y को अब आगे क्या कहेंगे? फ्रिंज विड्थ। तो फॉर्मूले को जरा रीअरेंज करिए, अभी तो क्या था, लैम्डा इक्वल टू A बाई D y,
और अब फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू डी बाई ए लैम्डा। ठीक है, आप शायद इंटरमीडिएट के बुक्स में y की जगह पे बीटा दिया हो सकता है, d की जगह पे कैपिटल डी दिया हो सकता है, a की जगह पे स्मॉल d दिया हो सकता है। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, सब्सटीट्यूशन आप अपने इच्छा के पर है, आप XYZ लें, MNP लें, कुछ भी ले लें। ठीक है, फिलहाल हमने अपने डिस्कशन अपने नोट्स में जो लिया उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। सो फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स ऑन, अभी इस पर बात करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स। इसका मतलब कि अगर हम रेड लाइट सोर्स इस्तेमाल करें तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, और अगर हम वायलेट इस्तेमाल करेंगे तो फ्रिंज विड्थ कम होगी, क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ रेड के कंपैरिजन में कम होती है। दूसरी बात, अगर सोर्स से लेकर स्क्रीन की सेपरेशन जितनी ज्यादा होगी फ्रिंज विड्थ उतनी ज्यादा होगी। अब आप समझ पाए होंगे कि फॉर गुड ऑब्जर्वेशन हम ये कंडीशन लगाते हैं कि सोर्स और स्क्रीन के बीच में दूरी ज्यादा रखनी चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस कि फ्रिंज विड्थ ज्यादा हो। दूसरी बात, ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि द सेपरेशन बिटवीन S1 एंड S2 शुड बी स्मॉल, और ये आपको याद होगा गुड ऑब्जर्वेशन के लिए ये कंडीशन बताई जाती है। सो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब यहीं पर ये बात आप समझ लीजिए, इस सवाल का जवाब भी यहाँ पे समझ लीजिए कि बाइप्रिज्म का जो बेस एंगल है इतना कम क्यों रखते हैं, ½ डिग्री क्यों रखते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है बनाने में भी, इतना कम क्यों रखें? तो इसका जवाब यही है, आप जितना कम रखेंगे उतना ही ए की वैल्यू, ए क्या है, S2 और S1 के बीच का सेपरेशन, उतना ही कम होगा, और जितना ही कम होगा फ्रिंज विड्थ उतना ही ज्यादा होगा, और आप ज्यादा स्पष्टता से फ्रिंजेस देख पाएंगे। ठीक है, सो फ्रिंज विड्थ के कारण ही बाइप्रिज्म का जो एंगल है इतना स्मॉल ½ डिग्री रखा जाता है। दिस इज द आंसर। तो आप चूंकि ये सिलेबस में भी है, थ्योरी के और प्रैक्टिकल में भी है, इसलिए बिल्कुल तैयारी रखिए। ठीक है, ओके, ये एक एनिमेशन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए यहाँ पर, आप एनिमेशन से देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे ए की दूरी को हम घटाते जाते हैं, देखिए अभी तो बढ़ रही है, बढ़ रहे हैं, तब आप देखिए फ्रिंज थिन होती जा रही है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज थिन होती जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे घटाते हैं, आप एनिमेशन में ध्यान दीजिए कि वो बोलने में आगे पीछे हो रहा है, जैसे जैसे कम होती जाती है ए की वैल्यू, यानी S1 S2 के बीच की दूरी कम होती जाती है, फ्रिंजेस ज्यादा चौड़ी होती जा रही है, ब्राइट को देखिए या डार्क को देखिए, है ना, वो चौड़ी होती जा रही है। तो ए पे डिपेंडेंसी दिखाने के लिए मेरे पास एक ये एनिमेशन था, इसकी मदद से मैं दिखा रहा हूँ। ये किसी भी टू सोर्स इंटरफेरेंस, चाहे बाइप्रिंज हो चाहे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दोनों के लिए बात लागू होती है। आप देख रहे हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू घटती जा रही है, यहाँ पे डेल्टा एक्स लिख दिया गया है, डेल्टा एक्स का मतलब हमने तो वाई लिया है, इस एनिमेशन में डेल्टा एक्स कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, डेल्टा एक्स वही XM+1 माइनस XM। ठीक है, हमने y लिया है, आप इसको डेल्टा एक्स ले लीजिए, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, इस एनिमेशन में डेल्टा एक्स ले लीजिए। ठीक है, मेन बात है समझना, है ना, तो जितना ही a कम रखेंगे उतना ही आपका फ्रिंज ज्यादा थिक होगा। ओके, अगली बात करें, एक तो ये a की बात हो गई, दूसरा लैम्डा पे डिपेंडेंसी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया। देखिए पहले रेड को देखिए, रेड में देखिए फ्रिंज विड्थ कितनी थिक थिक सी नजर आ रही, छोटी छोटी सी नजर आ रही है ना, ग्रीन में उससे कम चौड़ाई हो गई, पर्पल में तो और कम हो गई। क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ग्रीन की उससे कम, पर्पल की उससे कम, वेवलेंथ कम होती जा रही, इस वजह से फ्रिंज विड्थ भी रिड्यूस होती जा रही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाई लैम्डा के। डी के बारे में बात हम कर ही चुके हैं, वो उसको यहाँ पे दिखाने की आवश्यकता नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का एक्सपेरिमेंटल यूज क्या है, क्या इस्तेमाल है? तो कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट की वेवलेंथ मेजर करने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, लैम्डा इक्वल टू A/D पाई। तो इसका मतलब कि अगर हमें वेवलेंथ निकालना हो तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए, y, दैट इज फ्रिंज विड्थ पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या पता होना चाहिए, ए क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज, उनके बीच की सेपरेशन पता होना चाहिए। तीसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, डी, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स स्लिट एंड स्क्रीन, इनके बीच की दूरी पता होना चाहिए। तो फिर एक्सपेरिमेंट में ये सब काम हम करते कैसे? सबसे पहले बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की, कि फ्रिंज विड्थ कैसे मेजर करते हैं। ये मैं जो आपको मैंने फिगर पहले दिखाई थी उस पर हम वापस आते हैं। हम क्या करेंगे, हम ब्राइट या डार्क में से कोई चूज कर लें, क्योंकि सारा डिस्कशन हमने ब्राइट से किया था। अच्छा हाँ, एक पेज में बोलना भूल गया था,
आपने जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला देखा वो हमने ब्राइट फ्रिंज की मदद से निकाला। अगर आप उसे डार्क फ्रिंजेस की मदद से निकालें तो क्या फॉर्मूला वही रहेगा कि बदल जाएगा? तो जवाब क्या है? वही रहेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां फिगर 1 लिखा था वो फिगर आपको नोट से मैच करते हुए बनानी है, और ये फिगर 2 लिखा है तो ये भी आपको फिगर नोट्स में जाकर बनानी है, क्योंकि नोट्स में फिगर नहीं है। दिस इज फिगर 2, इसे आपको देखकर बनाना है। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। सो हमको निकालना है y। कैसे निकालेंगे? हम सक्सेसिव फ्रिंजेस के सेंटर पे अपना एक स्मॉल टेलीस्कोप होता है, एक ऑप्टिकल बेंच लेते हैं, उस पर सारा अरेंजमेंट करते हैं और एक स्मॉल टेलीस्कोप लेते हैं और उसके स्क्रीन हटा देते हैं। देखिए स्क्रीन को देखिए, डॉटेड XY की जगह पर डॉटेड लाइन एक ड्रा कर दी गई, यानी इस जगह पे स्क्रीन था वो हटा दिया गया और उसकी जगह क्या कर दिया गया, एक स्मॉल छोटा सा टेलीस्कोप है जिससे हम फोकस करके देख रहे हैं, फ्रिंजेस को देख रहे हैं। तो जब हमें ब्राइट दिखेंगे, डार्क दिखेंगे, ब्राइट दिखेंगे, डार्क दिखेंगे, तो हम क्या करेंगे कि ब्राइट के एक सेंटर पे फोकस करेंगे। उस जो स्मॉल टेलीस्कोप है उसके साथ एक स्केल जुड़ा रहता है। जब आप लैब में आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। जिन्होंने इंटरमीडिएट में एक्सपेरिमेंट किया हो, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप देखा हो, वैसा ही कुछ उसमें स्केल होती है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में, बस ये माइक्रोस्कोप नहीं है, टेलीस्कोप है। तो आप समझ लीजिए कि ट्रेवलिंग टेलीस्कोप। तो उसमें स्केल जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल होती है, इसमें केवल हॉरिजॉन्टल स्केल होती है। उसकी मदद से आप रीडिंग ले लेते हैं कि ये जो ब्राइट फ्रिंज का सेंटर है कहाँ पर था। फिर सक्सेसिवली अगले ब्राइट फ्रिंज का सेंटर की रीडिंग लेते हैं, ऊपर या नीचे जो दिखाया जा रहा है। ठीक है, जब आप एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऊपर नीचे नहीं होता है, राइट और लेफ्ट होता है। ये तो 2 डायमेंशनल फिगर है तो खड़ी करके दी जा रही। आयुष बेटा, अभी थोड़ी देर में आपको सवाल पूछने का मौका दूंगा, मुझे जरा ये हिसाब फिनिश कर दीजिए। तो इस तरीके से सक्सेसफुली ब्राइट फ्रिंजेस की रीडिंग, आपका सेंटर की रीडिंग लेते जाते हैं और 2 रीडिंग को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। और जितनी बार भी आप फ्रिंज विड्थ निकालते जाते हैं उनका आप एवरेज ले लीजिए। मानिए पहली बार निकाला आपने, पहली और दूसरे के बीच का अंतर y1, दूसरी और तीसरे का बीच का अंतर y2, तीसरी और चौथे के बीच का अंतर y3। आपने कई सारे लिए और उसके बाद उसका मीन ले लिया और ये आ गया आपका y। तो इस तरीके से फ्रिंज विड्थ निकाली जा सकती है। ठीक है, आमतौर पे सेंटर तय करना थोड़ा मुश्किल होता है, सेंटर कहाँ पर है, एकदम बीच में कहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं, या तो लेफ्ट का किनारा ले लेते हैं या राइट का किनारा लेते हैं एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में। और ये तो थ्योरेटिकली में कह दिया सेंटर ले लीजिए, लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट या तो सभी का लेफ्ट लेते चले जाते हैं या सभी का राइट लेते चले जाते हैं। इस फिगर में अगर देखेंगे तो कहेंगे कि या तो टॉप वाले किनारा ले लेते हैं या बॉटम वाला किनारा ले लेते हैं और फ्रिंज विड्थ निकालते जाते हैं। सो दिस इज द वे बाय विच y कैन बी मेजर। अब क्या चाहिए हमें इसके बाद, d। तो d तो चूंकि ऑप्टिकल बेंच में पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑप्टिकल बेंच के ऊपर स्केल लगी रहती है, तो सोर्स स्लिट से स्क्रीन के बीच की दूरी आप वहां से मेजर कर सकते हैं। इट इज सो इजी। ठीक है, क्या बच गया, ए को मेजर करने के देयर आर 2 मेथड्स। एक कहलाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड, एक कहलाता है डिविजन मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड आपने 11th में पढ़ा है। ठीक है, सो मैं आज का तो लेक्चर यहीं पे रोकूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कल के लेक्चर के पहले डिस्प्लेसमेंट मेथड, थोड़ी सी फिगर दिखा दूं ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए, उसको पढ़ के आएंगे, 2 लेंसेज की पोजीशन इंटरचेंज करके। ठीक है, तो ये देखकर आप कल आएंगे। इसी के साथ मैं आज का प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं, कल यहां से हम शुरू करेंगे। अब मैं आपको मौका देता हूं कि आपको अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं या अपना माइक ऑन करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। नाउ ओवर टू यू।